साथियों, आप सभी की डिमांड पर रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशली जनरल साइंस का क्लास लेकर आए हैं जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के देखिए बायोलॉजी के पूरे 150 क्वेश्चंस करवाएंगे इसी वीडियो में। वन शॉट में पूरे 150 क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं और इस वीडियो को आज आपको कंप्लीट देखना चाहिए। आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन करवाएंगे और 150 में से कम आपको जो है ना साथियों यहाँ 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो आज का ये क्लास एक टेस्ट की तरह लगाइए और देखिए इन 150 में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर 90 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं इस क्लास में साथियों, तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप रेलवे परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे एएलपी का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। एएलपी के बाद जेई का पेपर है, जेई के बाद आरपीएफ एसआई का, फिर टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, कांस्टेबल का। बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ध्यान से। तो भाई मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, लीवर। याद रखना। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? याद रखिएगा, रिलैक्सिन का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। आगे देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखना, मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि सेरिबेलम आंसर करना है कि सेरिब्रम आंसर करना है। तो याद रखना, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सेरिबेलम आंसर करना है, ना कि सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, ये भी मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है, और सेरिबेलम भी मानव मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। लेकिन ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हमारे शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस, ठीक है। याद रखना, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? आप बोलोगे सर कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, कूटपाद। याद रखना, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? देखो करेक्ट होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये लार में पाई जाती है। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यानी वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, इसको जो है ना देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी श्वासोच्छ्वास। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ग्लूकोज का। देखिए मैंने इस वीडियो में बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को ऐड करने का कोशिश किया है, तो ध्यान से देखना है। ग्लूकोज करेक्ट आंसर होगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन जो होता है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखना, विसरण से। ऑप्शन नंबर ए वह अभिक्रिया होती है विसरण, याद रखना। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो भाई श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो होती है विघटन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? देखिए खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण का जो मुख्य रूप होता है वो क्या होता है साथियों? तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज होता है। बिल्कुल ग्लूकोज होता है।
खाद्य पदार्थों का पौधों में जो स्थानांतरण का मुख्य रूप होता है वो आपका, माफ करना यार, सुक्रोज है ना, सुक्रोज होता है, याद रखना, ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm/Hg होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बाहर वाला झिल्ली होता है ना साथियों, वो क्या होता है? तो वो होता है, याद रखना, ड्यूरामीटर, उसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, हम जो सूंघते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिए, घ्राणेंद्रिय पाली है ना, घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है यह मनुष्यों के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, सेरिब्रम, याद रखना। आगे देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो भाई हार्मोन शब्द का नामकरण पूछा है, जो कि किया था वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। तो याद रखना, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने साथियों, याद रखना, मेंडल करेक्ट आएगा, मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का जनक भले ही आपका अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक, अभी मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो भाई जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है भाई? तो अरस्तु को। याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा अरस्तु, है ना, अरस्तु आपको यहां याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, याद रखना, ग्रीक। कौन सी भाषा है भाई? बॉटनी तो ग्रीक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन पूछा है, जो कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आप बोलोगे सर परिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी, याद रखना। तो परिस्थितिकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है साथियों? देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? तो याद रखना, एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन, फिनोलॉजी का संबंध जो है ये फल से है, आपका याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। स्पोर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है साथियों, याद रखना, सीड्स, बीजों का। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अभी बताए थे ना, घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि या मिट्टी का, याद रखना, मिट्टी या भूमि, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आंसर कर देना है। नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो नाम देने वाला जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? नामकरण आप बताओगे? नहीं, वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वर्गीकी। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें देखे हो ना आप, मोटी मोटी तना जो है वो लटका हुआ रहता है, उनको क्या कहा जाता है? तने से लटका हुआ रहता है, जड़ मोटी मोटी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्तंभ मूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन हमेशा से रहता है? तो भाई किसी भी पेड़ में इनमें से कौन हमेशा से रहता है? तो याद रखना, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन हमेशा से रहता है? तो एक पेड़ में हमेशा क्या होगा? तो जड़ होगा, है ना, जड़, याद रखना।
आलू का जो हिस्सा हम खाते हैं, यानी आलू का जो भाग हम खाते हैं वो क्या होता है? तो तना होता है साथियों, तना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा, यानी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? देखिए, इनमें से कौन एक तना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको आलू दिख रहा है, तो आलू तना है। बाकी गाजर और मूली ये दोनों ही जड़ होता है, तो करेक्ट आएगा आलू। याद रखिए, भूमिगत आलू रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो भूमिगत आलू जो होता है ना, ये रूपांतरित तना होता है। भाई इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा कंद कहा जाता है। ना तो धनकंद, ना तो शकरकंद, ना ही सलकंद, केवल कंद, ऑप्शन नंबर डी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हल्दी का जो पौधा होता है इसका खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। याद रखिए, प्रकंद करेक्ट आंसर है। अदरक क्या होता है? तो अदरक जब भी पूछे कि अदरक क्या होता है तो जड़ कभी भी आंसर मत करना, इसका आंसर होता है राइजोम। ठीक है, अदरक जो होता है ये राइजोम होता है, राइजोम। किसका? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो आलू प्याज जो है ये तना का ही परिवर्तित रूप है, तो यहाँ भी करेक्ट होगा तना। आगे देखिए, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिप्टोगेम्स, याद रखिएगा सभी साथियों एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आप देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो होता है रेफ्लिसिया। तो जाहिर सी बात है कि ये रेफ्लिसिया के द्वारा ही उत्पन्न होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प पूछे तो याद रखना बुल्फिया। ठीक है, और सबसे बड़ा रेफ्लिसिया। देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो याद रखना, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है पुष्प, यानी फूल। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? तो साथियों याद रखिए, जिंकगो को। ऑप्शन नंबर बी, जिंकगो। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भाई, दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन ये किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इफेड्रा। ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है भाई? तो एक प्रकार का एंजाइम है, और ये अनुचुंबकीय होता है, यानी पैरामैग्नेटिक भी होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साथियों। काउंट करते चलना कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो। और देखिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना साथियों, और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए, गोबर छत्ता जो होता है ना, याद रखना ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है, ना तो स्वपोषी, ना तो परजीवी, ना ही परासरणी। गोबर छत्ता ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। अगला, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। आगे देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है? आप बोलोगे सर सियोकाइट्स कहलाते हैं। आगे देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग नाक, गलती से भी मत करना, फेफड़ा याद रखना, लंग्स। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो भाई श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? तो देखिए, टीबी और निमोनिया दोनों ही, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों करेक्ट होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं? तो भाई इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखिए, मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो भाई अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। देखिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल
किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा? तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। याद रखिए, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है ये क्लोरोफिल को कहा जाता है, और क्लोरोफिल यानी उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है, प्रकाश संश्लेषी अंगक, यहाँ पर हरित लवक भी दिया हुआ है यार, और पत्ती भी दिया हुआ है। तो देखिए हरित लवक ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आपको याद रखना है, ठीक है, हरित लवक। लेकिन यह हरित लवक नहीं होना चाहिए साथियों। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करें ना तो देखिए अधिकांश पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषी, पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो इस हिसाब से हरित लवक नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका पत्ती होगा। याद रखिएगा, लीफ, पत्ती 100% करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। तो पत्ती इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है पौधे में। देखिए पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए, पौधे जो होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो रंध्र करता है, याद रखना, ठीक है, स्टोमाटा। अगला, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो याद रखिए शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए भोजन का पचना ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है, उपचयन अभिक्रिया। आगे देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो भाई रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना वो किसके कारण नियंत्रित रहती है? तो इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग जो है ना ये किसके लिए किया गया था? तो मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए, याद रखना, मनुष्य के लिए, मनुष्य ह्यूमिलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेनिन का उपयोग उद्योगों में किसके लिए करते हैं? तो एंजाइम के रूप में, एंजाइम के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वैसे भी रेनिन एक एंजाइम है। आगे देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो यहाँ भी करेक्ट होगा ह्यूमन इंसुलिन, याद रखना, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, ठीक है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का जो उपयोग है वो किसके आर्थिक उत्पादन के लिए? तो ह्यूमन इंसुलिन के लिए। निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो तो भाई, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, ये सही है। एंटीबायोटिक शब्द एस बॉकमैन ने 1942 में दिया था, ये भी सही है। कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु यानी जम के प्रति प्रभावी होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो एंटीबायोटिक की बात करें तो ये मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? देखो करेक्ट आएगा ए और बी दोनों से, फफूंद और एक्टिनोमाइसिन से, याद रखना, एक्टिनोमाइसिन और फफूंद दोनों से एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों से, याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? यानी इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीव है जिसका प्रयोग साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में उपयोगी होता है? तो याद रखना, एस्परजिलस नाइगर का। ऑप्शन नंबर एस्परजिलस नाइगर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक द्वारा किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में इनमें से किसका प्रयोग होता है? आप बोलोगे सर इंटरफेरोन का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है इंटरफेरोन, याद रखना। देखिए, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत होता है? तो भाई प्रोपियोनिक जो बैक्टीरिया होता है ना साथियों, याद रखना है, ये कोबेलोमिन का जो है ये मुख्य स्रोत होता है। कोबेलोमिन यानी साइनोबैक्टीरिया, देखिए साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 का। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, एसीटोगैक्टर एसिटी के द्वारा। तो एसीटोगैक्टर एसिटी करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर सैक्रोमाइसिस का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सैक्रोमाइसिस याद रखना है। अगला बायोगैस में पाई जाती है। देखिए बायोगैस में इनमें से क्या पाई जाती है? तो बायोगैस में क्या क्या पाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोनोऑक्साइड तो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। मोनोऑक्साइड होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा लेकिन इथेन नहीं होगा, ठीक है, मीथेन होगा। बायोगैस में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, याद रखना है सभी साथियों को। आगे देखिए जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है किससे? तो जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है, ये किससे प्राप्त होती है भाई? तो याद रखिए जैव स्रोतों से, ऑप्शन नंबर ए जैव स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। बाकी ईंधन, लकड़ी, बायोगैस, अल्कोहल ईंधन ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा पादप है जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो भाई देखिए यूफोबिरिया यहाँ आपको दिख रहा है, यूफोबिरिया लेथाइरस, याद रखना ये जो है पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो भाई गोबर के अलावा और किसका साथियों? तो भाई याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आइनो। देखिए आइकोर्निया क्रेसीपीज का। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो आइकोर्निया क्रेसीपीज की, याद रखेंगे सभी। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो भाई याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइकोर्निया को, है ना। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लेते हैं? तो आइकोर्निया को। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन भी होता है, याद रखना। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस से, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी यूफोबिरिएसी कुल से, यूफोबिरिएसी कुल से, याद रखेंगे सभी। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए पेट्रोक्रोप को किसने पहचाना था? तो भाई पेट्रोक्रोप को किसने पहचाना था? तो एम केल्विन ने, याद रखना एम केल्विन, जिन्होंने पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। तो एम केल्विन याद रखना है। बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के, देखिए मिथेनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनोक्सी क्रिया द्वारा किया गया। यह एक किस प्रकार की प्रक्रिया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 3 चरणीय प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 चरणीय प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? तो भाई नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? तो देखिए करेक्ट होगा कोल, यानी कोयला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव स्विस पनीर में उपयोग में आता है? तो इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है जो स्विस पनीर में उपयोग में आता है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखना प्रोपियोनी बैक्टीरियम। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिया है मैंने, जिसमें आपके इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भाई वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है साथियों? तो याद रखना इंटरफेरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो उत्तक संवर्धन से संबंधित होता है? याद रखिए एंटी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एंटी रेबीज। ह्यूमिलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? तो देखिए ह्यूमुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? याद रखना ई कोलाई यानी इसेरिचिया कोलाई के द्वारा। अगला कोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है किससे? तो कोई भी प्रोटीन जो है ना वो याद रखना बैसिलस, देखिए बैसिलस
यूथिर, माफ करना, बैसिलस यूथिर ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो थोड़ा उच्चारण होने में जो है ना गले में मुंह में अटक जाता है। देखो बैसिलस यूथिरजिएंसिस आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बायोगैस में सम्मिलित क्या होता है, अभी बताए थे ना, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, उड़ा दीजिए इसको। आगे देखिए साइट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है किसके द्वारा, तो अभी आपको बताए थे ना शायद, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है, तो आयनिक डिटर्जेंट इनमें से कौन सा होता है, तो भाई याद रखिए एसडीएस यानी सोडियम डोडेसिल सल्फेट। सोडियम डोडेसिल सल्फेट जो है ये आयनिक डिटर्जेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये भी अभी आपको बताए थे, एस्परजिलस नाइजर से, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सैक्रोमाइजिस, देखिए सैक्रोमाइजिस सेरेविसी किसके निर्माण में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा साथियों। तो भाई सैक्रोमाइजिस सेरेविसी ये किसके निर्माण में काम में आती है, तो इथेनॉल के निर्माण में। ऑप्शन नंबर है इथेनॉल। आगे देखिए आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं, तो भाई देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखना है सभी को एजोला, देखिए एजोला पिन्नेटा एवं देखिए एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोबर गैस में गोबर को विघटित करके कौन सा गैस उत्पन्न किया जाता है, तो देखिए गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है कौन, तो भाई याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका मेथेजोनिक जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है, तो इनमें से कौन सा युग्म है जिसमें जैव उर्वरक है, तो एजोला भी जैव उर्वरक है, बीजीए भी जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। आगे देखिए प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है, तो भाई प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग जो है ना ये किसके उत्पादन में, तो इंटरफेरॉन आप बताओगे यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा, याद रखना वैक्सीन के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में, तो वैक्सीन के उत्पादन में हो रहा है। जैविक अपशिष्ट के अवयवी पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन जो है ये अपघटित नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है, तो याद रखिएगा 5%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चावल का दाना क्या है, तो चावल का दाना क्या होता है, एक बीजीय फल होता है ना, एक बीज होता है या एक बीजीय फल होता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिए। मिलीबिग किस फसल से संबंधित है, तो मिलीबिग रोग ये सरसों से संबंधित होता है। आगे देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो भाई 4 कोष्ठक होते हैं साथियों, याद रखना। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, तो नाड़ी दर की बात की जाए तो ये कहाँ से मापी जाती है, तो धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धमनी। फल पकाने वाले हार्मोन कौन से हैं, तो इथिलीन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इथिलीन करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, यानी अपना पोषण वह स्वयं करता है, तो देखिए कौन स्वपोषी होता है साथियों, याद रखिएगा शैवाल। शैवाल जो होता है ये स्वपोषी होता है। टिक्का रोग किस में होता है, टिक्का रोग की बात करें तो ये मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, देखिएगा गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको क्रोफोफिलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, देखिएगा दालचीनी जो होता है ये पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है साथियों, राइट है ऑप्शन नंबर सी छाल। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो भाई चेचक के टीके की खोज की थी साथियों एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो याद रखना जापान के लोग जो है इंडोकार्पन नामक लाइकेन को, इंडोकार्पन एक लाइकेन है जिसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है,
तो मिर्गी की औषधि परमेलिया नामक जो है ना लाइकेन से प्राप्त की जाती है। परमेलिया करेक्ट होगा। अगला, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो याद रखना थियासाइनेंसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या होता है? तो एक बीजीय फल होता है, मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल जो होता है ना, तारपीन का तेल ये किससे प्राप्त किया जाता है? साथियों देखिए, तारपीन का तेल ये किससे प्राप्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लौंग होता है क्या? तो लौंग जो होती है ये पुष्पकलिका होती है, ऑप्शन नंबर ए शुष्क पुष्पकलिका। आगे देखिए, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा करेक्ट होएगा। फूलगोभी में पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी में पुष्पक्रम को खाया जाता है, याद रखिएगा पुष्पक्रम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना, देखिए कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है, क्योंकि आलू तो तना है ना। आगे देखिए, पत्तियों में हरिविहीनता किसकी कमी से होती है? आप बोलोगे सर मैग्नीशियम की कमी से होता है। आगे देखिए, अवस्तंभ मूल ये किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अवस्तंभ मूल जो है ये गन्ने में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है? तो देखिए, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आप बोलोगे सर चेचक होता है, ऑप्शन नंबर सी चेचक। अगर किससे प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमेशा शैवाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो है ना, इनमें से किसके द्वारा खट्टा होता है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग इनमें से सभी है, पेचिश, दम्मा, कुष्ठ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए दम्मा भी तो है, हाँ ये सभी होगा, ये सभी याद रखना है आपको, ये सभी है ना, कुष्ठ केवल कुष्ठ नहीं होता है, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आगे देखिए, बाष्पोत्सर्जन यंत्र कौन सा है? तो भाई बाष्पोत्सर्जन यंत्र आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है भाई। तो देखिए, बाष्पोत्सर्जन यंत्र है पोटोमीटर। पोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? याद रखिएगा माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए पोमोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पोमोलॉजी। अगला, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो रुधिर का स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो फाइब्रिन के द्वारा, फाइब्रिन करेक्ट आएगा। प्रोटीन पूछा है तो फाइब्रिन करेक्ट आएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम, याद रखिए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल और टेटम ने प्रतिपादित किया था। आधुनिक आनुवांशिकता का जनक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकता का जनक ये ग्रीगर मेंडल को माना जाता है। देखिए ग्रीगर मेंडल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच याद रखना। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो देखिए कौन सा कोशिकांग है जो साथियों श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो भाई राइट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कपास रेशा ये किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा होता है वो बीजों से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बीज। अगला है, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है? करेक्ट आएगा क्यूबा को। आगे देखिए, इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी होती है? याद रखना सूकर। आगे देखिए, ऊँट की गर्भावधि जो है ये कितने दिन का होता है? तो भाई ऊँट की जो गर्भावधि होती है वो 365 से 400 दिन का होता है, याद रखना 365 से 400 दिन का। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? तो फील पाँव का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फील पाँव याद रखिए। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? तो जोनास ईसाल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? देखिए राइट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी ईख की लालधारी रोग। ईख का जो लालधारी रोग होता है ये जीवाणु से होता है। सेब का जल क्रोध रोग किसके कारण होता है? तो उच्च तापमान से होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है ना ये अर्ध संश्लेषित दवा है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी अर्ध संश्लेषित दवा।
इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला पादप रोग इनमें से कौन सा है? देखिएगा, जीवाणु के कारण होने वाला जो पादप रोग है वो इनमें से कौन सा है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का जो टुंडू रोग होता है ना साथियों, ये जीवाणु के कारण होता है, याद रखना। मधुमक्खी का डंक ये किसका रूपांतरण है? तो मधुमक्खी का डंक, याद रखिए, ये किसका रूपांतरण है? तो भाई देखिए, अंड निक्षेपक का ये उदाहरण है मधुमक्खी का डंक, याद रखेंगे सभी। मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो देखिएगा, मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का जो संलयन है वो सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो एच हैरिस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एच हैरिस। साथियों, चूहे में देखिए, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंपिंग जीन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिए, बारबेरा मेलिंगटॉक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साथियों, मैंने 90 बताया था, अगर आप लोगों ने 50% क्वेश्चंस भी सही किया है ना आज के इस वीडियो में, यानी 75 प्लस भी स्कोर आपने किया है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना ज़्यादातर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था इस वीडियो में। तो भाई ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी जिनका भी असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइए, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जेई का पेपर है, फिर आपका आरपीएफ एसआई का, टेक्नीशियन का, फिर आपका कांस्टेबल का, एनटीपीसी का पेपर, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था ये। तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। अगला टॉपिक किस पर बनाऊं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।